हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट सेकंड पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एज ए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन और इसी के साथ साथ मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड पर डिस्कशन किया था और चैप्टर के 5 MCQs सॉल्व किए थे। इन सब के साथ साथ प्रीवियस वीडियो में हमने मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड को एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा भी समझने का प्रयास किया था। ऊपर आई बटन में उन वीडियोस के लिंक हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप वीडियो को पूरा देखें और 2-3 बार देखें, जिससे आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, digest and utilize it. The undigested parts of the food are expelled from the body. The food passes through a long muscular canal called alimentary canal or digestive tract, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम माउथ पार्ट के द्वारा फूड को इंटेक करते हैं, उस फूड का डाइजेशन होता है और फिर हम उस डाइजेस्टेड पार्ट का यूटिलाइज करते हैं। फूड के डाइजेशन के बाद में जो फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। हम जो फूड इंटेक करते हैं वो फूड एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, से पास होता है, या हम कह सकते हैं उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से गुजरता है। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ पार्ट से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। एनस हमारी बॉडी का वह पार्ट है जहां से हम हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करते हैं। सवेरे वाली गाड़ी से फूड को पास आउट करते हैं कि नहीं करते, यानी हम फ्रेश होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट्स ऑफ buccal cavity or oral cavity, esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine ending at the rectum, anus। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एलिमेंट्री कैनाल भी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। The inner walls of the stomach, the small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक की इनर वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ये सभी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। These digestive juices convert complex insoluble food substances into simple soluble food substances. ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमारे फूड सब्सटेंसेस जो कि अभी कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्मेट में होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ में जो भी ग्लैंड्स हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, ये सभी मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। यहाँ पर एसोसिएटेड का मीनिंग होगा इन्वॉल्व होना या लिंक होना, या हम कह सकते हैं शामिल होना, संबद्ध होना। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूट, इसका मीनिंग होता है बिल्डअप, मैन्युफैक्चर, या हम कह सकते हैं बनाना,
गठित करना, तैयार करना। अब हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फॉर्मेट में समझते हैं। अब हम सबसे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड्स को ही समझ लेते हैं। यहां पर अब एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, ग्लैंड्स क्या होती हैं? A gland is an organ which produce and release substances that perform a specific function in the body. हमारी बॉडी में ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंसेस अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट करते हैं। ये ग्लैंड्स भी 2 तरह की होती हैं। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, और दूसरी प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट्स पाई जाती हैं। अभी हम यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स को ही पढ़ेंगे, लाइक एज ए सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी बकल कैविटी या हम कहें ओरल कैविटी में होती हैं। फिर हम बात करें लीवर की, तो लीवर हमारे थोरेसिक पार्ट में यानी कि चेस्ट रीजन में राइट लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए, लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी इंटेस्टाइन, लीवर और स्टमक के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार से अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड्स को पढ़ा। अब हम डिस्कशन करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे माउथ पार्ट से स्टार्ट होती है, जिसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। हमारे माउथ का अंदरूनी पीछे वाला हिस्सा यानी बकल कैविटी का इनर पार्ट अगर हम कहें तो एक पतले पाइप नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप को इसोफेगस भी कहा जाता है। ये जो फूड पाइप है ये बकल कैविटी और स्टमक को ज्वाइंट करने का काम करता है। इस प्रकार से बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक हो गया। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लंबी होती है। इसकी जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो कम होती है, इसी कारण हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लेकिन लेंथ इसकी कम होती है। इसकी विड्थ अधिक होने के कारण हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम एनस कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ पार्ट से लेकर के एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो फूड हम इंटेक करते हैं वो फूड इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पास होता है। इसी ट्रैक्ट में फूड का डाइजेशन होता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इंजेशन। We have learnt that the process of taking food into the body is called ingestion. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूड को जो इंटेक करने का प्रोसेस है उसे ही हम इंजेशन कहते हैं। Human beings have mouth for the ingestion of food. The food is taken into the body through the mouth with the help of hands. Humans में फूड माउथ पार्ट के द्वारा इंटेक किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा भोजन को हाथों की सहायता से मुंह में लेना ही इंजेशन ऑफ फूड या भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। Now we discuss digestion, the next step of the nutrition process. The first part of our alimentary canal is the buccal cavity or oral cavity. From the mouth, the food goes into the buccal cavity or oral cavity. The buccal cavity contains teeth, tongue and salivary glands. Let us study in detail about each of them. अब देखिए स्टूडेंट्स, फूड हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले माउथ पार्ट यानी बकल कैविटी में एंटर करता है।
बकल कैविटी के अंदर टिथ, टंग और सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब हम ओरल कैविटी के सभी पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है टिथ। द टिथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, chew and grind it. Chewing mixes the small pieces of food with saliva. This process is called mastication. This digestion of food inside the buccal cavity is called mechanical digestion. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ओरल कैविटी के अंदर टिथ के द्वारा जब फूड को चबाया जाता है उस समय इसमें सलाइवा मिक्स की जाती है। सलाइवा यानी कि लार। यह सलाइवा सलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट की जाती है। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। हमारी बकल कैविटी या हम कहें ओरल कैविटी में फूड के इस प्रकार के डाइजेशन को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे जो दांत होते हैं वो गम्स में यानी मसूड़ों में अलग अलग सॉकेट में धंसे हुए होते हैं। The white and hardest substance which covers the teeth is called enamel. हमारे दांतों के ऊपर पाया जाने वाला व्हाइट सब्सटेंस इनेमल कहलाता है और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। अगर हम हमारे दांतों की स्ट्रक्चर देखें तो देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो सॉकेट में धंसे हुए होते हैं। Our teeth are of different shapes and carry out different functions. Based on their structure and functions, teeth are of 4 types. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। हमारे टीथ की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर्स यानी कटिंग टीथ, कैनाइन्स यानी टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स यानी ग्राइंडिंग टीथ और मोलर्स यानी ग्राइंडिंग टीथ। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इंसिजर्स यानी कटिंग टीथ। These are 4 flat and blade-like teeth present in the front part of each jaw. These teeth are used to bite and cut the food into small pieces. हमारे जॉ के फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। यानी अपर जॉ में 4 टीथ और लोअर जॉ में 4 टीथ। इस प्रकार से 8 टीथ इंसिजर्स होते हैं। ये जो इंसिजर्स होते हैं हमारे फूड को कट करने में या फिर बाइट करने में काम में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कैनाइन्स यानी टीयरिंग टीथ। These are present on the either side of the incisors. These are 2 in number in each jaw. These are sharp and pointed teeth which help in tearing the food. कैनाइन्स जो होते हैं वो हमारे इंसिजर्स के साइड में स्थित होते हैं। तो इसका मतलब हो गया अपर जॉ में 2 कैनाइन्स हैं और लोअर जॉ में भी 2 कैनाइन्स हैं। कैनाइन्स जो होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं और इनकी हेल्प से हम फूड को टीयर कर सकते हैं। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, यानी हम चीर फाड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रीमोलर्स यानी ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनाइन, 4 in number in each jaw. These have broad and flat grinding surfaces. They grind food and break it into small pieces. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो कैनाइन्स के बाद में आते हैं। हमारे अपर जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं और ईच साइड के कैनाइन्स के बाद में 2 प्रीमोलर होते हैं। इस प्रकार से अपर जॉ में जो प्रीमोलर होते हैं उनका नंबर 4 होता है और सेम कंडीशन लोअर जॉ की होती है। ये ब्रॉड और फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस रखते हैं और ये हमारे फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर 3 molars on either side of the premolars, 6 in number in each jaw. These teeth also have broad and flat grinding surfaces. They are larger than the premolars.
These teeth are also used to crush and grind the food. अब हमारे जॉ के अंदर जो रिमेनिंग टीथ होते हैं वो 3 मोलर्स होते हैं। अब अगर हम बोथ साइड की बात करें तो 3 मोलर्स ईच साइड, तो बोथ साइड हो गए 6 मोलर्स। इस प्रकार अपर जॉ में 6 मोलर्स, लोअर जॉ में 6 मोलर्स, तो टोटल 12 मोलर्स होते हैं। मोलर्स भी ब्रॉड और फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस रखते हैं। मोलर्स टीथ प्री मोलर्स के कंपेयर में थोड़ा बड़े होते हैं। मोलर्स हमारे फूड को क्रश और ग्राइंड करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इन ह्यूमन बीइंग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस। The temporary set of teeth grow when the child is in the age group of 6 months to 8 years. This set of teeth is called milk teeth. These teeth are smaller and weaker. These are 20 in number, 10 in the upper jaw, 4 incisors, 2 canines and 4 molars, and 10 in the lower jaw. Teeth grow again after the milk teeth fall out. The second set of teeth is called permanent teeth. These teeth remain till old age. Permanent teeth cannot be replaced by new natural teeth. These are 32 in number, 16 in the upper jaw, 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars, and 16 in the lower jaw. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम टीथ की स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से समझते हैं। ह्यूमंस के माउथ पार्ट यानी ओरल कैविटी में छोटे सफेद रंग की जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम टीथ यानी दांत कहते हैं। हमारे जो टीथ हैं वो बोन्स के नहीं बने होते हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं उन्हें हम डाइफायोडोंट यानी द्विबार दंती, थिकोडोंट यानी गर्त दंती और हेट्रोडोंट यानी विषम दंती कहते हैं। डाइफायोडोंट यानी द्विबार दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन की लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार 6 मंथ की एज में आना स्टार्ट होते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। लगभग 6 वर्ष की उम्र में ये टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे नए परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं। इनका टोटल नंबर 32 होता है यानी 32 टीथ होते हैं। ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर हमारे फूड को कट और बाइट करते हैं यानी फूड को काटने का काम करते हैं। कैनाइन्स हमारे फूड को टीयरिंग करने का काम करते हैं यानी चीर फाड़ का काम करते हैं। प्रीमोलर्स हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं, इसी के साथ साथ फूड को पीसने का काम भी करते हैं। मोलर्स हमारे फूड को ग्राइंड और क्रश करने का काम करते हैं। हमारे टूथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसके एक क्राउन पार्ट है जो गम्स के बाहर रहता है और एक इसका रूट पार्ट होता है जो गम्स के अंदर रहता है। क्राउन पार्ट में सबसे अपर पार्ट जो है वो इनेमल कहलाता है। ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। इनेमल के जस्ट नीचे डेंटिन होता है और डेंटिन के नीचे पल्प वाला पार्ट होता है। पल्प वाले पार्ट में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। टूथ हमारे गम्स के नीचे जो जॉ की बोन होती है उसके सॉकेट में धंसा हुआ होता है।
इस सॉकेट में धंसे हुए होने के कारण ही हम इसे थिकोडोंट कहते हैं। अब हम टीथ के नंबर्स को अच्छे से समझने के लिए इसको अपर जॉ एंड लोअर जॉ में समझते हैं। अब देखिए, आप अपर जॉ को भी दो पार्ट्स पे डिवाइड कीजिए, एक लेफ्ट का हाफ पार्ट और एक आप राइट का हाफ पार्ट। जितने नंबर इस हाफ पार्ट में होंगे उतने ही सेकंड हाफ में होंगे, और जितने अपर जॉ में नंबर होंगे उतने ही लोअर जॉ में नंबर होंगे। एक्सीडेंटल केस के कारण अगर कोई नंबर कम हो जाता है या किसी कारण से नंबर कम हो जाता है दांतों का, वो एक अलग केस है। बाकी एडल्ट में 32 टीथ पाए जाते हैं। अब ये जो 4 टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंसिजर होते हैं। 4 टीथ अपर जॉ में, 4 टीथ लोअर जॉ में, इस तरीके से टोटल 8 इंसिजर होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैनाइन्स की। कैनाइन्स देखिए, इस हाफ पार्ट में 1 है, सेकंड हाफ में 1 है, यानी लोअर जॉ के अंदर 2 हो गए, अपर जॉ में 2 हो गए, यानी टोटल 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का नंबर लोअर जॉ में 4 होता है, यानी हाफ पार्ट में आप देखोगे राइट हाफ में भी 2 है, लेफ्ट हाफ में भी 2 है, और इसी प्रकार अपर जॉ में भी अपर साइड के लेफ्ट साइड में 2 है, अपर साइड के राइट साइड में भी 2 है। इस तरीके से लोअर जॉ के अंदर 4 प्रीमोलर और अपर जॉ के अंदर भी 4 प्रीमोलर, तो टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं मोलर्स की। मोलर्स देखिए, लोअर हाफ पार्ट में आपको 3 दिखाई दे रही हैं, सेकंड हाफ पार्ट में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी लोअर जॉ के अंदर 6 मोलर्स हैं। ठीक इसी प्रकार से अपर जॉ के अंदर भी 6 मोलर्स होते हैं, तो इस प्रकार से टोटल 12 मोलर्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन और अराइज हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे, जब मिरर के सामने हम हमारे टीथ काउंट करते हैं तो नंबर 28 आता है। अब यहाँ पर जो लास्ट मोलर होता है उसे हम विजडम टीथ कहते हैं, यानी ईच हाफ पार्ट में जो 1 मोलर है, यानी लास्ट का जो मोलर है, उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। तो हमारे टोटल 4 विजडम टीथ होते हैं। इस प्रकार से जब 12-13 साल का बच्चा अपने टीथ को काउंट करता है तो वो 28 ही टीथ काउंट होते हैं, क्योंकि अभी तक उसके विजडम टीथ आए नहीं होते हैं। जनरली विजडम टीथ 17 to 18 ईयर की एज में आते हैं, और कई बार तो ये और भी लेट आते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ की। अब देखिए, हम छोटे बच्चों में दांतों के नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं उनका नंबर 20 होता है, यानी 20 मिल्क टीथ होते हैं, 10 अपर जॉ के अंदर और 10 लोअर जॉ के अंदर। अब जो 10 टीथ हैं हम उन्हीं को ही समझते हैं। अब देखिए, अगर हम कोई भी एक जॉ की बात करें, अगर हम 10 की बात करें तो देखिए सेम काइंड है, लोअर जॉ में भी सेम होंगे। अगर हम लोअर जॉ की बात करते हैं तो देखिए सेम काइंड है, अपर जॉ में भी सेम नंबर होंगे। अब आप इन 10 नंबर में देखिए 4 इंसिजर हैं, 2 कैनाइन हैं और 2 मोलर हैं। प्री मोलर इनमें एब्सेंट होते हैं। छोटे बच्चों में प्री मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं। अब जो 4 इंसिजर हैं, 2 लेफ्ट हाफ में, 2 राइट हाफ में, 2 कैनाइन्स पाए जाते हैं, ईच साइड 1 कैनाइन, और 4 जो मोलर हैं, यानी ईच साइड 2 मोलर पाए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों में 20 मिल्क टीथ होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टूथ डिके एंड टूथ एक। टूथ डिके का मतलब होता है डेंटल कैरीज, यानी दांतों में छेद हो जाना। टूथ एक का मीनिंग होगा दांत में दर्द होना। When we eat food, small bits of it get stuck between our teeth. Sometimes
These bits of food stay between our teeth if we do not brush our teeth carefully. The bacteria present in our mouth react with the leftover food and the saliva and form a thin sticky layer called plaque on the surface of teeth. This plaque is not removed by brushing and forms acids with sugar present in the food. These acids affect the tooth enamel. They cause holes or cavities in the enamel. This is called tooth decay. As a result, the nerves and the blood vessels in the pulp get exposed. When any cold or hot things comes in contact with these exposed nerves, we feel pain. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी टूथ की स्ट्रक्चर पढ़ी है, जिसमें इसका सबसे जो आउटर पार्ट होता है क्राउन कहलाता है, और ये जो क्राउन है इसमें जो व्हाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस है उसे हम इनेमल कहते हैं। जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। अनेक बार जब हम ध्यान से ब्रश नहीं करें तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं। हमारे माउथ पार्ट में स्थित बैक्टीरिया दांतों के बीच फंसे फूड पार्टिकल्स और सलाइवा के साथ रिएक्शन करते हैं तो दांतों पर एक पतली स्टिकी लेयर बन जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लाक एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे टीथ पर जमा हो जाता है। हम कह सकते हैं मटमैला सा, गंदला सा, हल्के पीले से कलर का एक सब्सटेंस। यह प्लाक ब्रश करने पर रिमूव नहीं होता है और फूड पार्टिकल्स में जो शुगर होती है उससे रिएक्शन करके एसिड बनाता है। यह एसिड हमारे टूथ इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। इस कारण टूथ इनेमल में होल्स हो जाते हैं जिसे हम टूथ कैविटीज या टूथ डिके कहते हैं। इनेमल में कैविटीज होने के कारण टूथ के पल्प का जो पार्ट है वो एक्सपोज्ड हो जाता है, जिस कारण नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी एक्सपोज हो जाती हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स इस कैविटी में भी फंस जाता है, जिसके कारण टूथ इन्फेक्शन और टूथ पेन की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। इसी के साथ साथ नर्व्स और वेसल्स के एक्सपोज होने के कारण हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी दांतों में ठंडा और गर्म के कारण पेन होने लगता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी दांतों में कैविटीज होने के कारण हमें निम्न परेशानियां हो सकती हैं। होल्स और कैविटीज इन द टीथ, फाउल स्मेल यानी मुंह से बदबू आना, लूजिंग ऑफ टीथ यानी दांतों का नुकसान होना, टूथ एक यानी दांतों में दर्द होना, स्टमक डिसऑर्डर्स यानी पेट की समस्याएं होना। टूथ डिके कैन बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग वेज। टूथ डिके को हम निम्न तरीकों से अवॉइड कर सकते हैं। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। हम चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और मिठाइयों को अवॉइड करें, यानी उनका कम से कम प्रयोग करें। We must brush our teeth at least twice a day, in the morning and at night before going to the bed. हम रोजाना 2 बार ब्रश करें, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट को सोने से पहले। We must floss our teeth every day. A dental floss is a special strong thread that is moved back and forth through the spaces between our teeth to remove the food stuck between our teeth that cannot be removed by brushing. इसी के साथ साथ हम हमारे टीथ को फ्लॉस करें। डेंटल फ्लॉस एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसको हमारे टीथ के बीच जो स्पेस होता है उसमें आगे पीछे करके फंसे हुए फूड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है।
क्योंकि अनेक बार दांतों के बीच फंसे हुए फूड पार्टिकल्स ब्रशिंग से रिमूव नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं साइंस अपडेट। British scientists have developed the first 100% ultrasound toothbrush of the world called Imident toothbrush. British scientists have developed the first 100% ultrasound toothbrush of the world called Imident toothbrush. The toothbrush makes ultrasound waves and creates tiny bubbles from a special toothpaste which can reach between the teeth and kill bacteria. British scientists ने एक 100% अल्ट्रासाउंड टूथब्रश डेवलप किया है जिसे एमिडेंट टूथब्रश कहा जाता है। यह टूथब्रश स्पेशल टूथपेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड वेव्स बनाता है जिस कारण छोटे बबल्स बनते हैं। ये बबल्स दांतों के बीच पहुंचकर बैक्टीरिया को मारते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टंग। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बकल कैविटी के फ्लोर के बैक साइड से अटैच होती है। हमारी टंग का फ्रंट पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा फ्री होता है जिसके कारण सभी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। द टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। हमारे फूड में सलाइवा मिक्स करने का काम टंग करती है। इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड thus swallowing द फूड इनटू द फूड पाइप। ये हमारे फूड को पुश करने में हेल्प करती है जिसके कारण हम फूड को स्वालन कर सकते हैं यानी निगल सकते हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। अलग अलग टेस्ट का पता करने में हमारी हेल्प करती है। इट हैज सेवरल टेस्ट बड्स दैट कैन डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स इन फूड: साल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं जिसके कारण हम अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब है आइडेंटिफाई करना। इन टेस्ट बड्स के कारण ही हम हमारे फूड में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इट इनेबल्स अस टू स्पीक। टंग हमें बोलने में कैपेबल बनाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। द सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड amylase that breaks down the starch present in the food into sugars. Saliva also makes the food wet and slime so that it can be easily swallowed. सलेवरी ग्लैंड्स से सलाइवा प्रोड्यूस होती है। इस सलाइवा में एक एंजाइम एमाइलेज होता है जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। ये एमाइलेज एंजाइम फूड में स्टार्च से रिएक्शन करता है और स्टार्च को सिंपल सब्सटेंस शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवा हमारे फूड को वेट एंड स्लाइम बनाती है जिसके कारण हम आसानी से भोजन को निगल सकते हैं। वेट यानी नमी वाला, गीला, स्लाइम यानी स्टिकी, विस्कस, लसलसा, चिपचिपा। अब आपके एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा एंजाइम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं नो मोर। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स which hasten certain metabolic reactions taking place in the body without undergoing any change. Enzymes are protein in nature. अब देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को जल्दी यानी फास्ट कर देते हैं। जब ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये जनरली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम एक्टिविटी पर डिस्कशन करते हैं।
टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। इस एक्टिविटी के द्वारा हम यह पता करते हैं कि हमारी जो सलाइवा है वो फूड में जो स्टार्च होता है उससे रिएक्शन करके उसे शुगर में कन्वर्ट करती है या नहीं करती है। इस टेस्ट के लिए देखिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। इस टेस्ट के लिए हम बॉइल्ड पोटैटो लेते हैं क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है। बॉइल्ड पोटैटो के एक पीस को हम च्यू करते हैं ताकि उसमें हमारी सलाइवा मिक्स हो जाए। अब हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड पोटैटो के क्रश्ड पीसेस को लेते हैं और ड्रॉपर की हेल्प से उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। हम देखते हैं वहां पर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। बॉइल्ड पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है और आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमारे द्वारा च्यूड बॉइल्ड पोटैटो के पीस को लेते हैं और उसके अंदर ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। हम देखते हैं वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है क्योंकि पोटैटो के अंदर जो स्टार्च था वो हमारी सलाइवा में स्थित एमाइलेज के साथ रिएक्शन करके शुगर में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन स्टार्ट करता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है। एक फैक्ट और आप यहां पर क्लियर कर लें, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ पार्ट से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे माउथ पार्ट में यानी ओरल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं और उनसे सलाइवा सिक्रीट होती है। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम चैप्टर के इतने ही पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कंसल्ट करेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।